क्लास 12th चैप्टर रिप्रोडक्शन, और इस रिप्रोडक्शन चैप्टर का हम एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये टॉपिक ऐसा है कि लोगों को लगता है, मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने पढ़ रखा है, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस आते हैं या किसी एग्ज़ाम में जाते हो, किसी नीट में या किसी भी CUET वगैरह में, अगर इसके तुम क्वेश्चंस करते हो तो अक्सर गलत हो जाते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हमारी जो NCERT है उसने सब कुछ समेटने की कोशिश करी है, सारे फेजेस के बारे में बताया, सब कुछ बताया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं दी है। तो वही आपको पढ़ना है, बस सब NCERT वाला ही होगा यहाँ पर, बस आपको उसको क्लियर तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है उसमें ये बताया जाता है कि साइक्लिक चेंजेस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपने सिर्फ ये बोला कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड ऑफ होती है, प्रोलिफरेट होती है एंड देन वो थिक होती है, ये सफिशिएंट नहीं है। उसमें आपको ओवेरियन साइकिल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि ओवरी का पहले फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन एंड देन ओव्यूलेशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड देन सब बताना पड़ेगा। तो ओव्यूलेशन को भी इसमें, मतलब ओवेरियन साइकिल को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस साइकिल इज कंप्लीट इन 2 फेजेस। सबसे पहला, लेकिन ये दोनों फेज अलग अलग नहीं होते हैं, ये दोनों साइकिल साथ में चलती हैं, ओवेरियन साइकिल एंड एंडोमेट्रियल साइकिल। एंडोमेट्रियम साइकिल, ओवेरियन साइकिल एंड एंडोमेट्रियम साइकिल। अब अगर हम बात करें ओवेरियन साइकिल की और एंडोमेट्रियम साइकिल की, तो ओवेरियन साइकिल के अंदर आएगा फॉलिकल का बनना, मैच्योर होना, ओव्यूलेशन होना, कॉर्पस ल्यूटियम का बनना एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेट होना, ये पूरा आएगा ओवेरियन साइकिल में। और एंडोमेट्रियल साइकिल में क्या आएगा? ब्लीडिंग होना, मतलब एंडोमेट्रियल की शेड ऑफ होना, उसके बाद फिर से उसका रिपेयर होना और उसका थिक होना, एट द लास्ट उसका एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन उसका सीक्रेशन करना। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हार्मोन्स। इस पूरी साइकिल में कौन कौन से हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं? तो हार्मोन्स में आते हैं LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसमें से ये जो स्टार्टिंग के दो हैं LH एंड FSH, ये दोनों ओवेरियन साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों एंडोमेट्रियल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है? तो हम बात करते हैं चारों हार्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले LH, इसका कंप्लीट नेम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से आप समझ सकते हैं इसका रिलेशन है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम आपको पता है, जब फॉलिकल से ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसका जो रेमिनेंट बचता है, उसका जो रेमिनेंट सारा मैटर बचता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। काम क्या होता है उसका भी हम देख लेंगे जब आगे बात करेंगे। तो कॉर्पस हार्मोन का काम होता है, ये रिलीज होगा किसके द्वारा? पिट्यूटरी के द्वारा। पिट्यूटरी ओवरी को GnRH से स्टिमुलेट करेगी, उससे LH रिलीज होगा और LH का काम होगा कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करना। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता जाएगा और एक टाइम पर आकर कॉर्पस ल्यूटियम जब कंप्लीटली मैच्योर हो चुका होगा उस टाइम पर ओव्यूलेशन का प्रोसेस कराएगा थ्रू LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब है LH अपने पीक पर होगा, और जब LH पीक पर होगा उस वक्त कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीटली बन चुका होगा, तो ओव्यूलेशन हो जाता है। ठीक है ना? तो आगे बात करेंगे। इसके बाद FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये फॉलिकल जो है, जो ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे सेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिनके अंदर अनफर्टिलाइज्ड एग मिलता है, अनफर्टिलाइज्ड एग जिसको ओवम बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे सेट जो बाद में मैच्योर होकर जिनके अंदर एग बन जाता है, उनको बोला जाता है फॉलिकल। तो अब फॉलिकल स्टार्टिंग स्टेज में बहुत छोटी छोटी पड़ी होती है, जिनको प्राइमरी फॉलिकल का नाम दे देते हैं।
तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में चेंज होती है, सेकेंडरी से टर्सरी चेंज होती है, और टर्सरी से ग्रेफियन, और ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है। तो ये वाला काम कौन करवाता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, ये काम करवाता है FSH। ठीक है, इसके बाद ये दोनों काम आते हैं ओवेरियन साइकिल में, और इन दोनों के साथ ओवेरियन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम होता है रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और जिस एंडोमेट्रियम की शेड ऑफ हो चुका है, जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो चुका, ब्लीड कर चुका है, उसको रिपेयर होने की जरूरत पड़ती है, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उसको रिपेयर करने का काम करता है। हालांकि ये एक और काम करेगा, ये जब वो थिक हो जाएगी, जब वो लाइनिंग थिक हो जाएगी, तो प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर ये म्यूकस की सीक्रेशन करता है, म्यूकस का सीक्रेशन करेगा, जिससे क्या होगा, जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो आएगा वो एंडोमेट्रियम पर आराम से चिपक जाएगा, एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम पर आराम से चिपक जाए, इसके लिए ये इसके साथ मिलकर एक म्यूकस की सीक्रेशन करता है। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन में जैसा कि नाम आ रहा है जेस्टेरोन, जेस्टेशन एक पीरियड होता है जो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से बेबी डेवलपमेंट तक के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, इसी से लिया गया प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का मतलब है कि गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट होने के लिए शुरुआत में जिन जिन कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, उन कंडीशन को ये देगा, एंडोमेट्रियम को उस कंडीशन को देगा। क्या कंडीशन होती है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिससे एम्ब्रियो अगर उससे चिपक जाए तो बाद में कोई फ्रिक्शन वगैरह लगे, जिससे जो ये म्यूकस सीक्रेट करता है जिसके लिए। ठीक है ना, तो 4 हार्मोन का काम हो गया। LH कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगी। एस्ट्रोजन रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंड प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस को बढ़ाएगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस को बढ़ाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इन दोनों साइकिल्स की। ठीक है, तो ओवेरियन साइकिल के अंदर आते हैं 3 फेज। पहला फेज फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज। दूसरा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कोई ऐसा बड़ा फेज नहीं होता, ये सिर्फ 1 दिन का फेज होता है। और तीसरा होता है ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। अब इसके नाम से आप समझ सकते हो, फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्रेफियन, और ग्रेफियन का हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल तक बनने का सफर, फॉलिकुलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल तक बनने का सफर फॉलिकुलर फेज। और जब ग्रेफियन फॉलिकल बन चुकी है, उससे ओवम का बाहर आना, ओवम का ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होना, ओव्यूलेशन। ठीक है, और ल्यूटियल फेज, अब ओव्यूलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, तो बचे हुए रेमिनेंट को क्या बोल रहे थे, याद करो, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम का बनना, और उसके बाद पूरा जो उसके बाद सारे डेज को क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के बाद से जितना भी फेज आएगा उसको बोला जाएगा ल्यूटियल फेज, है ना। तो उनके दिनों की बात कर लेते हैं। फॉलिकुलर फेज जनरली 1 to 13 डेज तक रहता है। ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है, ओव्यूलेशन 14th डे पर होता है। और ल्यूटियल फेज होता है 14 से 28, 14 से 28 तक। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आता है एंडोमेट्रियल साइकिल। एंडोमेट्रियल साइकिल के भी 3 फेज आते हैं, ठीक है। इसका पहला फेज आता है ब्लीडिंग फेज, पहला फेज आता है ब्लीडिंग फेज। दूसरा फेज आएगा इसका प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। और तीसरा आता है सीक्रेटरी फेज। अब आपको देखकर लग रहा होगा कि इधर फॉलिकुलर फेज होगा, इधर ब्लीडिंग फेज होगा, इधर ओव्यूलेशन होगा, इधर प्रोलिफरेटिव फेज होगा, इधर ल्यूटियल होगा, इधर सीक्रेटरी फेज होगा। ऐसा नहीं होगा। ये साइकिल भले ही ये भी 1 से 28 तक ये साइकिल चलेगी, और ये भी 1 से 28 डेज तक चलेगी, लेकिन ये फेजेस
एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे, वरना ऐसा होता तो ओव्यूलेशन तो सिर्फ एक डे का है, तो प्रोलिफरेटिव एक डे का थोड़ी है। तो इसलिए ये साइकिल अपनी अलग चल रही होगी और ये साइकिल अपनी अलग चल रही होगी। कहीं पर आकर ये एक दूसरे से मिल सकती है, लेकिन जनरली ये दोनों अलग अलग साइकिल होती है। अब बात करते हैं इसके डेज की। ये है क्या, ठीक है। तो ब्लीडिंग फेज क्या है? ब्लीडिंग फेज होता है जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग के शेड ऑफ हो चुका होगा। एंडोमेट्रियल लाइनिंग अपने जो थिकनेस उसकी मिली थी उसको, उसके शेड ऑफ हो जाता है, वो टूट जाती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और जब ब्लीडिंग होती है इसी फेज को बोला जाता है ब्लीडिंग फेज। और ये होता है फर्स्ट से फोर्थ डे का, जनरली फर्स्ट से फोर्थ डे में होता है। कभी कभी ये बढ़ जाता है, कम भी हो जाता है, लेकिन जो एवरेज बताया गया है वो फर्स्ट टू 4 डे तक होगी। इसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का जनरल मीनिंग ही होता है रिपेयर और ग्रोथ। क्या मतलब होता है? रिपेयर और ग्रोथ। अब 4th डे तक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हुई है एंडोमेट्रियम में, तो उसकी जो लाइनिंग है वो पूरी तरह से शेड ऑफ हो गई होगी। तो उसको रिपेयर करना और सेल्स की ग्रोथ करना, इसके अंदर में आएगा प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये जनरली मानो 4th डे से 13th डे तक और 14th डे तक, 4th से 14th डे तक प्रोलिफरेटिव फेज होता है। इसके बाद सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज कब शुरू होता है? सीक्रेटरी फेज शुरू होगा जब वहां पर प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरोन कब सीक्रेट होगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही उसको निकालता है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है। तो सीक्रेटरी फेज के लिए प्रोजेस्टेरोन का होना जरूरी है और प्रोजेस्टेरोन के लिए कॉर्पस ल्यूटियम का होना जरूरी है। तो जैसा आपको पता 14th डे का उधर ओव्यूलेशन हो चुका था, इधर 14 डे के बाद सीक्रेटरी फेज शुरू होगा, क्योंकि उधर 14 डे से प्रोजेस्टेरोन का रिलीज शुरू हो जाएगा। तो इधर शुरू होगा सीक्रेटरी फेज। क्लियर? तो ये जनरली 14th to 20th। क्लियर? ठीक है। तो अब दोनों को कोरिलेट कर एक जनरल थ्योरी देते हैं। ठीक है, जनरल थ्योरी। सबसे पहले ओवरी की बात करते हैं। ओवरी में क्या होगा? प्राइमरी फॉलिकल से चलेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियर फॉलिकल, देन ओव्यूलेशन। जब तक इधर ब्लीडिंग हो चुकी होगी, इधर ब्लीडिंग हो चुकी होगी और ब्लीडिंग के बाद प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो चुका होगा, प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो चुका होगा, उसकी रिपेयर शुरू हो चुका होगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, और रिपेयर के बाद उसके सेल्स की ग्रोथ हो गई होगी और फिर से एंडोमेट्रियम बनने लगी होगी। इसके बाद इधर फॉर्मेशन, इधर कॉर्पस ल्यूटियम बनने लगा होगा, 14 डे पर ओव्यूलेशन होगा, ओवरी में 14 डे पर ओव्यूलेशन होगा। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका होगा, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के साथ ही यहाँ चलने लगेगा सीक्रेटरी फेज। कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के बाद यहाँ चलने लगा होगा सीक्रेटरी फेज। ठीक है ना? अब इसके बाद अब एनसीईआरटी अपनी ओपन करिएगा सब लोग, साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठा करें, एनसीईआरटी ओपन करें। अब उसके जो ग्राफ है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, वहां पर कुछ इस तरह का ग्राफ दिया होगा, ऊपर दिए होंगे ओवरियन हार्मोन का ग्राफ, कौन कौन से? LH एंड FSH। नीचे दिया होगा एंडोमेट्रियल हार्मोन्स का ग्राफ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? अब यहां पर कुछ डे डिसाइड कर लेते हैं, जैसे ये है 14th डे। 14th डे को इतना इसलिए देखा जाता है क्योंकि 20 डे की साइकिल होती है, तो ये मिडिल ऑफ दी साइकिल का डे होता है, इसलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो अपने एनसीईआरटी खोलनी होगी, तो अब बात करते हैं डे फर्स्ट से LH और FSH दोनों इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं। LH FSH दोनों इंक्रीज होने स्टार्ट होते हैं और डे 14 पर LH अपने पीक पर पहुंच जाता है, जिसको बोला जाता है LH सर्ज, जिसको बोला जाता है LH सर्ज। LH सर्ज इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओव्यूलेशन। LH सर्ज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। क्लियर? इसके बाद FSH अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, FSH अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है?
एफएसएच धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर हो रही है और एट दैट टाइम पूरी तरह बन चुकी होगी ग्रेफियन फॉलिकल। जब ग्रेफियन फॉलिकल बनी, अब इधर देखो दोनों को कोरिलेट करो एक साथ। जब ग्रेफियन फॉलिकल बन चुकी तो ओव्यूलेशन हो जाता है। ग्रेफियन फॉलिकल बनी, ओव्यूलेशन हो जाता है और 14th डे पर एलएच सर्ज हो जाता है। 14th डे पर एलएच सर्ज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों डिक्लाइन होनी शुरू हो जाते हैं। ये दोनों डिक्लाइन होनी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गई साइकिल होती है। डिक्लाइन क्यों हुई, अब इसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, अब इधर देखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे लिख देता हूं। ये एलएच के लिए है और ये एफएसएच के लिए। ठीक है, अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं। पहले एस्ट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन के लिए इसका ग्राफ जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है। तो एस्ट्रोजन, जब एस्ट्रोजन अपनी पीक पर आ गया, इसका क्या मतलब है कि वो लाइनिंग पूरी तरह रिपेयर हो चुकी होगी। ठीक है, जब वो पूरी तरह रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद एस्ट्रोजन नीचे जाने लगे। ठीक है, और इसके बाद फिर से वो उठता है। मैंने बताया था कि फिर से वो उठेगा, किस लिए? वो प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर म्यूकस लाइनिंग को सीक्रेट करेगा। ठीक है ना, इसके बाद प्रोजेस्टेरोन उठेगा, नहीं उठेगा? नहीं उठेगा, क्योंकि अभी तक कॉर्पस लुटियम बना ही नहीं होगा। अब यहां पर जाकर कॉर्पस लुटियम बनेगा और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ऐसा ही कुछ आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, एनसीईआरटी में देख रहे होंगे। तो अब इनका नीचे डिक्लाइन होने का रीजन क्या है? इनका डिक्लाइन होने का रीजन ये है, जब याद रखना, एस्ट्रोजन और प्लस प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन साथ साथ सीक्रेट होंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन साथ साथ सीक्रेट होंगे तो उनका रिजल्ट क्या होगा? डिक्लाइन इन एलएच एंड एफएसएच। डिक्लाइन इन एलएच एंड एफएसएच। ठीक है, देखिए, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन साथ सीक्रेट होंगे, ये दोनों साथ सीक्रेट होंगे तो क्या होगा? डिक्लाइन इन एफएसएच एंड एलएच। ठीक है, अब एफएसएच का डिक्लाइन होना तो ठीक है, क्योंकि एफएसएच अगर डिक्लाइन नहीं होगा, ध्यान दो, अगर एफएसएच डिक्लाइन नहीं हुआ और ये बॉडी में हैप्पी है तो यहाँ पर ओव्यूलेशन हो चुका है एक फॉलिकल का। अगर ये अभी भी नीचे नहीं गया तो वो दूसरी फॉलिकल को ही मैच्योर करना स्टार्ट कर देगा। तो हो सकता है मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाए, मल्टीपल ओव्यूलेशन हो जाए। मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा तो ये बॉडी का डिसऑर्डर होगा। ये अच्छी बात नहीं है, आप सोचो कि मल्टीपल ओव्यूलेशन हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, बॉडी में डिसऑर्डर हो जाता है, इसलिए एफएसएच का तो जाना जरूरी है, लेकिन एलएच भी नीचे डिक्लाइन होने लगता है। अब मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली थी कि जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस लुटियम है। जब तक एलएच है तब तक कॉर्पस लुटियम है। अगर एलएच डिक्लाइन करेगा तो कॉर्पस लुटियम का जो कॉर्पस लुटियम है वो भी धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगेगा। ठीक है ना, तो आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर ये डिक्लाइन कर गया तो कॉर्पस लुटियम मर जाएगा। अब ये है तुम्हारा, इसके बाद ये जो डिक्लाइन कर जाते हैं, अब मैं दो कंडीशन बताऊंगा। एक कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है और एक कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो एलएच नीचे जा रहा होगा। अब एलएच नीचे जा रहा होगा, लेकिन एलएच के नीचे जाते जाते एम्ब्रियो बन चुका है, एम्ब्रियो से प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालता है HCG, प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालता है HCG, जो HCG LH वाला काम करता है। यहाँ LH तो डिक्लाइन हुआ, क्यों? क्योंकि ये दोनों बढ़ रहे थे तो LH डिक्लाइन हुआ, लेकिन यही काम HCG करेगा LH वाला, कि HCG की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट नहीं होता। समझ रहे हो ना, LH रहा। अब ऐसी कंडीशन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ना तो LH है बॉडी में, ना ही HCG है। HCG क्यों नहीं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। LH को डिक्लाइन हो रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बढ़ने की वजह से LH डिक्लाइन हो जाता है। जब LH डिक्लाइन हुआ और HCG बन नहीं रहा है तो इन दोनों की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है। अब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट होना बंद हो जाता है।
जब प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होना बंद हुआ, प्रोजेस्टेरॉन काम क्या कर रहा था, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी उसके मेंटेनेंस का काम कर रहा था, उसकी थिकनेस देने का काम कर रहा था। अब एलएच न होने की वजह से कॉर्पस लुटियम बना, कॉर्पस लुटियम की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन खत्म हो गया। जब प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन खत्म हुआ तो अब थिकनेस नहीं मिलेगी, थिकनेस नहीं मिलेगी, इसका मतलब है एंडोमेट्रियल फिर से शेड ऑफ कर जाए। इसके बाद एंडोमेट्रियल शेड ऑफ कर जाए, ठीक है ना। अब शेड ऑफ करती है। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन डिक्लाइन हुए दोनों साथ साथ। अब जब दोनों साथ साथ डिक्लाइन हुए तो फिर से यहाँ पर एलएच और एफएसएच बढ़ने लगता है, फिर से एलएच और एफएसएच बढ़ने लगे और फिर से यहाँ पर साइकिल शुरू हो गई, ठीक है। अब फिर से सब चीजों को कंबाइन करके देखते हैं एक बार में कि मेस्टो साइकिल क्या है। ओवेरियन साइकिल का और एंडोमेट्रियल साइकिल का दोनों का साथ साथ चलना, ओवेरियन साइकिल का एंडोमेट्रियल लाइनिंग का दोनों का साथ साथ चलना। 3 फेज ओवेरियन साइकिल में होते हैं। पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा ओव्यूलेशन, तीसरा लूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, लूटियल फेज। दूसरा होता है तुम्हारा एंडोमेट्रियल लाइनिंग साइकिल, जिसमें 3 फेज आते हैं। पहला फेज ब्लीडिंग फेज, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा सीक्रेटरी फेज। तुम्हारा ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज, ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज, ठीक है। हार्मोन चाहिए होते हैं 4, एलएच एंड एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एलएच एंड एफएसएच, एलएच एंड एफएसएच रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवेरियन साइकिल, LH and FSH responsible for the ovarian cycle. Estrogen and progesterone is responsible for the endometrial cycle. Progesterone and estrogen is responsible for endometrial cycle. क्लियर है। इसके बाद ग्राफ पर देखते हैं। जब LH ऊपर जाएगा तो कॉर्पस लुटियम बढ़ रहा होगा, जब LH ऊपर जाएगा तो कॉर्पस लुटियम बढ़ रहा होगा। जब FSH ऊपर जाएगा तो फॉलिकल मैच्योर होना शुरू हो रही होगी। 14th डे के बाद एलएच अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, उसको बोला जाएगा एलएच सर्ज। 14th डे पर ओव्यूलेशन हो जाएगा एलएच सर्ज की वजह से, ठीक है। उसके बाद एलएच डिक्लाइन हो जाएगा, इधर प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट होगा और अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। पीक पर पहुंचने के बाद, पीक पर पहुंचने का मतलब होगा कि फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी है, फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर हो चुकी है। उसके बाद जब वो मैच्योर हो गई तो एफएसएच का कोई काम नहीं है, एफएसएच भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इधर बात करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की। एस्ट्रोजन एक बार बढ़ेगा, एस्ट्रोजन एक बार बढ़ेगा, क्यों? अब बात करते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम को रिपेयर करना। तो यहाँ पर ये पहली बार सर्ज करेगा, ये पहली बार सर्ज करेगा, पहली बार सर्ज करेगा। इसका क्या मतलब है, अभी वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को रिपेयर कर रहा हो, उसका रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये डिक्लाइन हो जाएगा। रिपेयरिंग के बाद इसका कोई काम है नहीं अभी फिलहाल, तो ये डिक्लाइन हो जाएगा। इसके बाद ये फिर से उठेगा, कब उठेगा? जब प्रोजेस्टेरॉन बन चुका होगा तो ये फिर से उठना शुरू होगा, ठीक है। अब एक बात रह गई थी, वो बताता हूं। पहली बार जो एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा, पहली बार एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा थ्रू ओवेरियन स्ट्रोमा। अभी वाली बात अलग पड़ती है थोड़ी, लेकिन ध्यान दो, ओवरी सीक्रेट करेगी एस्ट्रोजन को, क्यों? क्योंकि उसको रिपेयर करवाना है एंडोमेट्रियम को। ये दूसरी बार जो ऊपर उठ रहा है, दूसरी बार जो ये सर्ज पर आ रहा है, दूसरी बार इसलिए आ रहा है कि कॉर्पस लुटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं देता, कॉर्पस लुटियम कुछ अमाउंट एस्ट्रोजन का भी सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन कुछ अमाउंट एस्ट्रोजन का भी सीक्रेट करता है। तो अब इसके बाद से कॉर्पस लुटियम बनना स्टार्ट हो गया होगा। 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस लुटियम बनना स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों बनना स्टार्ट होंगे। प्रोजेस्टेरॉन इससे पहले नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कॉर्पस लुटियम नहीं है। अब इसके बाद कॉर्पस लुटियम बना तो उसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों बनने स्टार्ट होंगे। और ये जब दोनों साथ साथ बनते हैं तो इनका फायदा ये है कि ये म्यूकस की सीक्रेशन करते हैं। म्यूकस का सीक्रेशन फॉर द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो को लगने के लिए, एम्ब्रियो को चिपकने के लिए म्यूकस की जरूरत पड़ती है, जिसकी सीक्रेशन करते हैं दोनों साथ में मिलकर। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या है कि जब ये दोनों साथ में अप होंगे, जब दोनों साथ में ऊपर आएंगे तो ये दोनों मिलकर एलएच को और एफएसएच को दबा देंगे। जब एलएच दब जाएगा बेचारा, जब एलएच नीचे जाने लगेगा तो उसके साथ साथ मैंने बोला एलएच जाएगा तो कॉर्पस लुटियम भी डीजेनरेट होगा। कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होगा, कॉर्पस लुटियम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम फिर से सेट ऑफ करते हैं। एंड यही साइकिल बार बार रिपीट होती है 28 डेज की, और इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आप मुझे बताना कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है मुझे कमेंट करके बताओ। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर आपको लगे कि कहीं पर लैग हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पर आपकी कमी है, तो इसको मैं दूर करूंगा। मेरी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो थैंक यू।